अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर फहद अली अगेन विद अ वीडियो। और ये वीडियो सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने कल की थी जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, मेक श्योर आप फर्स्ट वीडियो पहले देखें, फिर उसके बाद आप सेकंड वीडियो पर आएँ। फाइनेंस पाथवेज पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेंगे। सब्सक्राइब करने के फौरन बाद आपने बेल आइकन को भी दबाना है। ये सारी जो वीडियो सीरीज है इसलिए बनाई जा रही है ताकि जो लोग कहते हैं अकाउंटिंग मुश्किल है, उनके इन बिलीव्स को तोड़ा जाए और उनके लिए चीजों को आसान बनाया जाए। हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने ये सीखा था कि सर अकाउंटिंग के अंदर पेपर्स कितने हैं, सिलेबस क्या है, डायमेंशंस क्या है, करना क्या है ओलवेस अकाउंटिंग के अंदर। को बच्चा जब शुरू में आता है बड़ा कंफ्यूज होता है, उसको गाइडेंस नहीं दी जाती। तो मैंने कहा था एक चीज ये याद रखना हमेशा, वो है 7707। वो क्या है? अकाउंटिंग का कोड है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अकाउंटिंग में मेन चीजें क्या करनी है। यहाँ आपने देखा होगा टाइटल मैंने लिखा है बेसिक डेफिनेशंस का। देखो, फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ो ना, कुछ पता नहीं अकाउंटिंग होती क्या है। कुछ चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होगी, लेकिन अल्टीमेटली हम ये समझेंगे इस क्लास में कि हमें कुछ भी नहीं आता। ठीक है, तब तभी तो अच्छे से सीख पाएंगे। पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं अकाउंटिंग की। व्हाट इज अकाउंटिंग? तो मैं अकाउंटिंग के लिए लिखूंगा इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, इंटरप्रेटिंग एंड, सॉरी नॉट एंड, इसके बाद भी दो तीन ही लफ्ज होंगे। मैं हर लफ्ज को एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एनालाइजिंग एंड समराइजिंग ऑफ, समराइजिंग, सॉरी यहाँ जेड आएगा, समराइजिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, मेरी स्पेलिंग को रिलीजियसली फॉलो नहीं कीजिएगा, हो सकता है कहीं स्पेलिंग्स में गड़बड़ हो तो चेक कर लीजिएगा। मेनली जो कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, इंशाल्लाह वहां गड़बड़ आपको नहीं मिलेगी। भाई ये दो चार काम है, एक दो तीन चार पांच, ये पांच काम अकाउंटिंग को करते हैं। अकाउंटिंग का रिकॉर्डिंग कैसे होती है? हम रिकॉर्डिंग करते हैं डबल एंट्री सिस्टम के नाम पे। कैसे करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। सर ये क्या होता है? थोड़ा सब्र और बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपके अंदर रखनी पड़ेगी आपको। इंशाल्लाह जब हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा डबल एंट्री होती क्या है। क्लासिफिकेशन। सर हमारे पास पांच हेड्स होते हैं अल्सर के नाम के, एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, एंटरप्राइज और रेवेन्यू। क्लासिफाई किस में करेंगे? सर ये क्या है मुझे नहीं पता, हम आगे सीखेंगे। तो अभी अपना थोड़ा सस्पेंस बरकरार रखना है। इंटरप्रेटिंग का क्या मतलब है? आप इंटरप्रेट करते हो, थोड़े से रेशियोज वगैरह निकालोगे आगे चल के, तो रेशियोज के बाद आपने उन रेशियोज को मीनिंग देनी है। सर 40% प्रॉफिट है, अभी अकाउंटेंट ही बता सकता है 40% प्रॉफिट है तो आगे क्या हो सकता है। सर इस प्रॉफिट को इन्वेस्ट करना है, निकालना है, क्या करना है, ये अकाउंटेंट को पता होना चाहिए। एनालाइजिंग की बात करते हैं, आप क्या करते हो? रिलेशंस बनाते हो। वो रिलेशंस नहीं जो आप समझ रहे हो ये कोई और रिलेशंस है। इसका मतलब ये है कि सर अगर मेरी कॉस्ट नीचे जा रही है तो मेरा प्रॉफिट ऊपर जा रहा होगा। ऐसे ही है, जब कॉस्ट नीचे जा रही तो मैं एक बेनिफिट दे सकता हूँ, क्या? कि सेलिंग प्राइस को भी कम कर दूं, कस्टमर फायदे में आ जाएगा। ये करना है कि नहीं करना? अल्टीमेटली एनालाइजिंग का मतलब है एक चीज के होने से आपकी दूसरी चीजों पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ठीक हो गया? और लास्ट इसका समराइजिंग। समराइज का मतलब है आप क्या करते हो? चीजों को समराइज कर दो। एक सीईओ है, एक ओनर ऑफ द बिजनेस है, वो क्या करेगा? वो आपके पास आके सारी चीजें डिटेल में नहीं देखेगा, उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या करेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेगा, जिसको हम कहते हैं समरी ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन जिनके अंदर पैसा इन्वॉल्व हो। सर मेरे दोस्त ने मुझे गाड़ी गिफ्ट कर दी, अब इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, आपका दोस्त है, उम्मीद है अच्छा दोस्त होगा अगर आपका दोस्त है। ठीक है ना, अब डिपेंड करता है बंदा कैसा है। अगर आपका दोस्त है तो मुझे उम्मीद है अच्छा बंदा होगा, अच्छा बंदा होगा तो पैसे नहीं लेगा भाई। ठीक है ना, लेकिन अल्टीमेटली लोग कहेंगे सर मेरा दोस्त है तो मुझसे तो पैसे लेगा ही लेगा। अक्सर और बेशतर जमाने में ये चीजें चल रही होती हैं। तो फाइनेंशियल का मतलब है जिस चीज में पैसा इन्वॉल्व हो, जिस चीज को पैसों में आप मेजर कर सको, देख सको। ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब है मुझे खुद भी अभी नहीं पता, आगे चलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करता हूँ। ठीक है, फिर एक और चीज आती है जिसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। अच्छा, ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ ना, इस चीजों के नोट्स लाजमी बना लीजिएगा। बुक कीपिंग के ऊपर एक मार्क का एमसीक्यू लाजमी आता है हर बार पेपर वन के अंदर। और वो आंसर क्या होता है एमसीक्यू का? एमसीक्यू आंसर होता है व्हाट इज द रोल ऑफ बुक कीपर
तो उसका रोल होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स सिर्फ इसका काम रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसके अलावा इसको कुछ नहीं करना। लेकिन अगेन वही वाली बात है कि अगर कंपनी छोटी मोटी होती है तो अक्सर और बेशतर 1700 काम करवा रही होती है वो कंपनी, और हमें मजबूरन वो काम करने पड़ते हैं क्योंकि हम कंपनी छोड़ नहीं सकते। तो बुक कीपिंग का क्या काम है? बुक कीपिंग का मतलब क्या है? आप ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे हो, इससे आगे की जितनी कार्रवाई है वो कौन करेगा? अकाउंटेंट करेगा, वो बुक कीपर नहीं करेगा। ठीक हो गया। फिर एक चीज कहलाती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। अब अगर मैं आपसे कहूं आप ट्रांजैक्शन वर्ड का मतलब सोचो इस वीडियो को यहीं पॉज करके, तो हो सकता है कुछ लोग सोच लें लेकिन उसको क्वांटिटी बता ना पाए, और हो सकता है कुछ लोग बोले सर वही जो लेन देन की एक्टिविटी होती है, वही जो एक्टिविटी कर रहे होते हैं। नहीं, इसके प्रॉपर अल्फाज होते हैं, तो मैं इसको लिख रहा हूं, आप चाहें तो कॉपी कर लीजिएगा। एन इवेंट दैट इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी ऑफ sales or purchases, there must be transfer and it should have monetary value attached to it. Should have monetary value attached to it. ठीक है। अब ये जो मैंने बात कही है, मैंने क्या कहा? इवेंट दैट इन्वॉल्व्स एन एक्टिविटी ऑफ सेल्स और परचेज, या तो सेल्स हो रही हो या तो परचेज हो रहा हो, कोई एक चीज होगी उसमें। ठीक है, कोई ऐसी एक्टिविटी, कोई ऐसा काम जिसमें या तो सेल हो रहा है या परचेज हो रहा है, उसमें क्या होना चाहिए? ट्रांसफर भी होना चाहिए। क्या मतलब सर? एक चीज, एक गुड, कोई भी चीज ए पर्सन से उठा के बी के पास भी जानी चाहिए। ठीक है। तीसरी कंडीशन सर, ये पहली कंडीशन, सर ये दूसरी कंडीशन, ये क्या है शुड हैव मॉनिटरी वैल्यू। तीसरी कंडीशन सर, अगर कोई एक कंडीशन मीट ना हो रही है तो क्या करें? तो उस चीज को आप ट्रांजैक्शन कह ही नहीं सकते। क्या मतलब? वो इस ट्रांजैक्शन के दायरे से खारिज हो चुकी है, निकल चुकी है, एग्जिट हो चुकी है। मतलब ये है सर, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए जिसका मतलब सेल और परचेज हो, ट्रांसफर भी हो। सर मैंने आपको पैसे दिया, आपने मुझे कुछ सामान दिया, ये क्या है? एक्टिविटी है। मैंने आपको पैसे दिए, आपने सामान दिया, ट्रांसफर हो गया, आपके पास पैसे आ गए, मेरे पास सामान आ गया। और लास्ट में क्या है? मॉनिटरी वैल्यू। सर आपने मुझसे 1000 रुपए लिए, ठीक है ना, और सर आपके लिए सेल थी, मेरे लिए परचेज है। समझ आ रही है बात? तो अल्टीमेटली जिन चीजों में लेट सपोज दो कंडीशन मीट हो रही है, सेल परचेज हो रही है, ट्रांसफर भी हो रहा है, भाई पैसों की बात ही नहीं हो रही। अब आपका भाई है, आपको कह रहा है मैंने ये चीज तुम्हें बेच दी, अब आप उससे कह रहे हो भाईजान कितने पैसे? बोलने कीमत सिर्फ एक मुस्कुराहट। तो अगर आपका भाई ऐसी बात कर रहा है तो इसका मतलब ये कि इसमें कोई पैसे थोड़ी लगे। अब आप कह रहे हैं सर वो मुस्कुराहट भी तो पैसों की होती है, प्राइसलेस है वो। मैंने भाई की मिसाल दी साफ सुथरी, आपके जहन में और मिसालें भी आ सकती हैं, कोई और आपको गिफ्ट दे रहा हूँ। अगेन वापसी आते हैं टॉपिक पे, वरना कहानियां बड़ी लंबी हो जाएंगी। अच्छा भाई, ट्रांजेक्शन के बाद जो हम नेक्स्ट चीज समझेंगे वो होगी अकाउंटिंग पीरियड, या इसको आप कहते हो अकाउंटिंग ईयर। ये भी एक नया कॉन्सेप्ट होता है। पीरियड कहो या अकाउंटिंग ईयर कहो, ये कितने साल, कितने महीनों का होता है? यूजुअली ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है, यूजुअली ऑफ 12 मंथ्स। ठीक है। नया बिजनेस है, 1.5 साल का अकाउंट भी हो सकता है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? ये 1 साल का ही होगा। अब इसमें भी बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, सर समझ ही नहीं आ रहा। अब टीचर पहले दिन समझाता है, जनवरी 2024 में तुमने अकाउंट ओपन किया, 31 दिसंबर 2024 में तुमने अकाउंट क्लोज किया। अब आप कह रहे हो सर क्लोज क्या मतलब? बुक बंद, हम बिजनेस को बंद कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भाई क्लोज का मतलब है आप 1 सेकंड के लिए रुक गए। सही है, मतलब 1 सेकंड के लिए रुकना। एक तो मिसाल दिया, वैसे मतलब कहने का मकसद आपने यहां आके अपने जर्नल को क्लोज किया। सर अभी भी समझ नहीं आया, और समझाता हूं। 7 क्लास में आपने क्या किया भाई? आप थे बिल्कुल ही कोई कंजूस किस्म के बंदे। आपने 5 क्लास में रजिस्टर लिया था, एक खरीदा, आपने उसको खींच के 7 क्लास तक इस्तेमाल कर लिया। 7 क्लास में वो रजिस्टर खत्म हुआ, नया कब आएगा? 8 क्लास में। तो अब ये जो 7 क्लास में रजिस्टर खत्म हुआ ना, इसको कह रहे हैं गैप, कि ये एंड हुआ है अकाउंटिंग पीरियड, ये एंड हुआ है अकाउंटिंग ईयर। 31 दिसंबर 2024 पे आप रुकेंगे, रुक के आप देखेंगे भाई पूरे साल में प्रॉफिट कितना आया। ये जो हम ईयर निकालते हैं उसका मतलब यही होता है कि पूरे साल की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करें। 31 दिसंबर से पहले जितनी भी चीजें आपने रिकॉर्ड की, 31 दिसंबर के बाद आप रिकॉर्ड तो करोगे, चीजें अपने पास रखोगे तो सही।
लेकिन वो अगले साल में काउंट करोगे, मतलब अगले साल की परफॉर्मेंस में काउंट करोगे। समझ आ रही है बात? तो उम्मीद है समझ आ गए। अब आपने 31 दिसंबर 2024 के बाद जितनी भी चीजें की होंगी उसका रजिस्टर आप सेपरेट बनाओगे। रजिस्टर की मिसाल दे रहा हूं मैं, कहने का मकसद है उसकी ट्रांजेक्शन्स को आप अलग काउंट करोगे। ठीक है सर, क्या जरूरी है जनवरी 1 से स्टार्ट हो? नहीं भाई, सवाल आता है कि लेट सपोज February 1 2024 से साल स्टार्ट हो रहा है, अब ये एंड कब होगा? February 2025 28 पे। क्यों? क्योंकि सर सॉरी नॉट फरवरी, इट्स जनवरी, इसको लिखेंगे यूं, January 31। क्यों सर? Feb 1 तक साल होगा ना? नहीं भाई नहीं, यहाँ ये वाले दिन आपने काउंट कर लिया ना, पहला दिन ये होगा तो यहाँ तक आते आते आपको हो गए पूरा 1 साल 12 महीने। अब आते हैं यहाँ पे। अब लेट सपोज आपका साल शुरू हो रहा है कब? March 1 में 2025, तो ये एंड कब होगा? 12 महीने बाद, February 29 2025। एक दिन कम, बकौल आपके एक दिन कम। ठीक है, तो इस तरह सवाल के अंदर देखिए कभी कभी होता है September 1 2020, तो ये साल एंड कब होगा? August 31 2021, एक दिन पीछे, मतलब जिस डेट पे शुरू हुआ उससे एक दिन पीछे, August 31। तो इस चीजों को याद रखना है ख्याल से। जब हम शुरू शुरू में नई नई चीजें सीख रहे होते हैं ना, तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाता है अकाउंटिंग ईयर में, कहते हैं सर शुरू कब हो रहा है, खत्म कब होगा, पता ही कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीजें देखना बड़ा जरूरी है। अच्छा भाई, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं ना, टोटल की टोटल ओ लेवल्स की अकाउंटिंग किस पे डिपेंडेंट है? 5 चीजों के ऊपर। अब मैं आपको मिसाल देता हूं एक नई बिल्डिंग की। एक नई बिल्डिंग आपके मोहल्ले में बन रही है, पिछले 3 साल से देख रहे हैं मजदूर, पिछले 2 साल से बेस पे लगे हुए हैं, बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। आप कह रहे हो यार मैं रोज गुजरता हूँ, ट्रैफिक होता है, मट्टी धूल मट्टी गंद आवाजें ये वो, ये बिल्डिंग बन के नहीं दे रही। मतलब क्या है? उसकी बेस पे सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है। सर बेस जितनी बिल्डिंग की स्ट्रांग हुई, बिल्डिंग उतनी ऊपर मजबूत बनेगी। अकाउंटिंग की बेस को पकड़ लेना है हमें, तो क्या करना चाहिए सर? हम करेंगे अल्सर। सर ये कौन सा अल्सर है? माउथ का? क्या नहीं, ये अल्सर वो नहीं है भाई, ये अल्सर है अकाउंटिंग का अल्सर। अकाउंटिंग के छाले हैं ये छाले क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू, जो कहते हैं ना 5 हेड्स, ये वही 5 हेड्स है जो आपका टीचर क्लास में आपको बार बार कहता है उन 5 हेड्स में से क्लासीफाई करो। बच्चा कहता है सर कौन से 5 हेड, ये तो हम तो पता नहीं कितने हेड पढ़ चुके हैं अब तक। तो ये वही 5 हेड की बात है जो आपका टीचर बार बार आपको क्लास में रेफर करता होगा। पहली चीज एसेट है, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस। अच्छा, इस डेफिनेशन पे काफी लोगों को इख्तलाफ है, मैं इसको और वेरीफाई। ओन्ड बाय द बिजनेस, यूज्ड ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ड्यूरिंग ऑपरेशंस। भाई ऑपरेशंस कौन सा? मशीन चल रही है, क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्शन हो रही है। सर इसमें 2 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स। पहली होती है नॉन करंट, जिसका पुराना नाम हमने रखा था फिक्स्ड एसेट। ठीक है, उम्मीद है कोई पुराना स्टूडेंट नहीं होगा, अल्टीमेटली सब नए ही है इंशाल्लाह। और दूसरा नाम होता है करंट एसेट। ठीक है सर, नॉन करंट एसेट और करंट में क्या फर्क है? पूरी डेफिनेशन सेम है, बस फर्क इतना है कि ये 12 महीने से ज्यादा आपके पास रहते हैं। रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेस फॉर मोर देन 12 मंथ्स एंड यूज्ड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस। एक साल से ज्यादा जब भी आप किसी एसेट को अपने पास रखते हो वो कहलाता है नॉन करंट एसेट। सर इसकी एग्जांपल दे दें? मशीनरी, इसकी एग्जांपल है मशीनरी। सर इसकी एक और एग्जांपल इक्विपमेंट, आपके पास सवालों में आएगा अक्सर। सर इसकी एक और एग्जांपल फिक्सचर। ठीक है सर, इसकी एक और एग्जांपल वैन। इस तरह कर करा के वो सारी चीजें जो आप 1 साल से ज्यादा इस्तेमाल करते हो नॉर्मली। सर करंट एसेट इसी का उल्टा, जो आप 12 महीने से कम इस्तेमाल करते हो। क्या मतलब? 12 महीने से कम का मतलब है जो आपके 12 महीने से पहले फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं वो एसेट। करंट एसेट में क्या क्या आता है भाई? इन्वेंट्री आ जाती है। ठीक है, इसमें आपके अकाउंट्स रिसीवेबल्स आ जाते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं अकाउंट्स पेबल, इसमें आपके आज सॉरी नॉट अकाउंट पेबल, मैंने गलती से लिख दिया। इसमें आपके आ जाते हैं अकाउंट रिसीवेबल के बाद कैश एट बैंक, और यहाँ आता है कैश इन हैंड। ठीक हो गया। अभी सिंप्लिसिटी के लिए हमने चीजें नॉर्मल मिनिमम पे रखी। इन्वेंट्री, सर साल के शुरू में हमने 50,000 की इन्वेंट्री खरीदी थी। सर साल के एंड पे भी 50,000 की इन्वेंट्री मौजूद है, लेकिन सवाल ये है क्या ये सेम 50,000 होंगे? नहीं भाई नहीं,
बीच में कुछ इन्वेंट्री गई होगी, प्रोडक्शन हुई होगी, कुछ बना होगा, फिर ये कोई और इन्वेंट्री हमने परचेज की होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्चुएशन हुई। साल के स्टार्ट में कोई और इन्वेंट्री थी, साल के एंड में कोई और, हो सकता है साल के एंड में 30,000 की इन्वेंट्री आपके पास। तो फ्लक्चुएट होती रहती हैं चीजें साल के दौरान। जब टीचर कहते हैं ना कम चलती हैं, 12 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाती हैं, तो उसके कहने का मतलब होता है फ्लक्चुएट करती हैं। समझ आ रही है बात। अकाउंट रिसीवेबल सर, कस्टमर, हमारे करंट कस्टमर, वो कस्टमर जो हमसे उधार पे सामान खरीदते हैं, वो भी तो चेंज होंगे ना सर। कभी वो 20,000 होंगे साल के शुरू में, कभी वो 40 हो जाएंगे साल के एंड पे, और कभी वो 30 हो जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कैश एट बैंक, वो पैसा जो बिजनेस के बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। और कैश इन हैंड सर, मेरी जेब में, मेरी मतलब कंपनी की जेब में कितना पैसा मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अल्सर के अंदर लाइबिलिटीज का। लीगल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, लीगल नहीं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर ड्यू टू पास्ट इवेंट्स। ये जो चीज थी ना कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस ड्यू टू पास्ट इवेंट्स टू बी सेटल्ड इन फ्यूचर, इस तरह करके आप लिख लीजिएगा अपने पास। मैंने थोड़ा सा लिखते हुए आगे पीछे कर दिया। अगेन दो कंडीशंस, कौन कौन सी, दो ही टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं सर। टू टाइप्स के अंदर हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज है, और दूसरी कौन सी है, करंट लाइबिलिटी। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, अगर आपको समझ आ गया है तो आप ऑलरेडी कह चुके हो कि सर ये 12 महीने के बाद पे करना होता होगा। इसमें नॉर्मली बैंक लोन आ जाता है, और आपके पास आ जाता है डिबेंचर। ठीक है। डिबेंचर्स क्या होते हैं, सब चीजें ए टू जेड पढ़ेंगे, डोंट वरी। अगर आप इस चैनल पे आ चुके हैं तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल पाथवेज का मतलब ही यही है। फाइनेंस पाथवेज का पर्पज ही यही है कि आपके लिए चीजें इजी टू इजी बना दी जाए इंशाल्लाह। ठीक है। करंट लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में क्या आता है, अकाउंट्स पेबल नॉर्मली आपके पास आता है। सर ये कौन होते हैं, ये वो कस्टमर्स होते हैं, वो सप्लायर्स हैं जिनको हम 12 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करते हैं। तो सर करंट लाइबिलिटीज कौन सी होगी, जिनको विद इन 12 मंथ सेटल करना है तो ये भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। क्या मतलब, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन उधार है हमारे ऊपर। एक को हमने सेटल करना है विद इन 12 मंथ्स, और एक को 12 महीने के बाद भी सेटल कर सकते हैं। ALCER, ए हो गया, एल हो गया। अब सी देखते हैं, कैपिटल क्या होता है। अगेन अगर आप बिजनेस और इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो वहां कैपिटल मैन मेड टूल्स होता है, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग की बात करें तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। सर इन्वेस्टमेंट दो तरह से हो सकती है, स्टार्ट में होगी और रनिंग इन्वेस्टमेंट। क्या मतलब, रनिंग इन्वेस्टमेंट का मतलब है सर, रनिंग बिजनेस में आपने कुछ ना कुछ पैसा डाल दिया, एडिशनल कैपिटल डाला, इसको बोलते हैं रनिंग इन्वेस्टमेंट। उसके बाद है एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर। सर वो खर्चे जो मुझे बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी हैं। सही हो गया, ये खर्चे जरूरी हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रेवेन्यू के अंदर रखूं, रेवेन्यू इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, इज नॉट इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट के बराबर नहीं है। क्यों सर, रेवेन्यू मीन्स जो भी हमने कमाया। लेट सपोज आपने कमाए 5,000 रुपए, दो किताबें सेल की, उस किताबों के पीछे आपकी कॉस्ट लगी थी। लेट सपोज आपने किसी बंदे को जाके कॉल की, और उस कॉल का बैलेंस, लेट सपोज, वैसे तो बैलेंस सस्ता होता है लेकिन मैं एग्जेजरेट कर रहा हूँ, 1,000 रुपए आपको कॉल करने में लग गए उस बंदे को, तो आपका प्रॉफिट कितना बना भाई, आपका प्रॉफिट बना 4,000। अब आप देखो आपका प्रॉफिट 4,000 है लेकिन आपका रेवेन्यू 5,000 है, तो डिफरेंस आ गया दोनों में। कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी सर। इसके अलावा क्या हो सकती है भाई, हो सकता है आप डिलीवरी करने चले गए, ठीक है। हो सकता है आप कस्टमर को फिजिकली विजिट करने चले गए कि भाई आपको प्रोडक्ट चाहिए नहीं चाहिए। तो कुछ ना कुछ कॉस्ट होती है, इसलिए रेवेन्यू और प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट अलग होता है। लास्ट चीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग इक्वेशन। ये बच्चों वाली चीजें जो हम इग्नोर करते हैं, यही चीजें आगे जाके मुश्किल पड़ती हैं। ए इजिकल टू एल प्लस सी, एल इजिकल टू ए माइनस सी, ठीक है, सॉरी, एल इजिकल टू सी माइनस ए, यू कर लेते हैं। और तीसरी होगी, तीसरी आपके पास ए माइनस एल इजिकल टू सी। ठीक है। ये तीन इक्वेशन है तो एक ही, लेकिन इसको तीन तरीके से अरेंज कर सकता है। एसिड, जब
आपके पास एसेट है वो किसके बराबर, लाइबिलिटीज और कैपिटल के। ये कैसे सॉल्व होती है, कैसे देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मेक श्योर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई सवाल पूछना हो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना या अलग से सेशन करना चाहते हैं मेरे साथ 1 to 1 में सीखना चाहते हैं, तो अगेन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट करके। मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी बना सकता हूँ और आपको गाइड भी इंशाल्लाह कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज एवरीवन।